आज हम उत्तराखंड से आई एक बेहद चिंताजनक और संवेदनशील खबर आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जो पूरे देश की पत्रकारिता जगत को हिलाकर रख रही है। हम बात कर रहे हैं उस निर्भीक पत्रकार की जिसने सच्चाई दिखाने के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी। राजीव प्रताप की कहानी सुनिए, जो सिर्फ एक पत्रकार नहीं बल्कि उन सभी आवाजों की पहचान है जो न्याय और ईमानदारी के लिए लड़ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा मामला विस्तार से समझिए और जानिए कि आखिर क्यों पत्रकारों की सुरक्षा देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। दोस्तों नमस्कार, यह है हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ धनकर आनंद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आई इस खबर ने पत्रकारिता की दुनिया को झकझोर कर रख दिया है दोस्तों। सच लिखने और दिखाने की कोशिश करने वाले पत्रकार की जिंदगी आखिर इतनी सस्ती क्यों है? क्या सच को रिपोर्ट करना वाकई जानलेवा साबित हो सकता है? ये सवाल हम सबके सामने खड़े हैं। 36 साल के युवा पत्रकार राजीव प्रताप, जो अपने निर्भीक और जमीन से जुड़ी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे, 10 दिन तक लापता रहने के बाद आखिरकार मृत पाए गए। उनका शव 28 सितंबर को उत्तरकाशी के जोशियारा बैराज से बरामद हुआ। पर सवाल ये उठता है कि क्या एक सड़क हादसा है जैसा पुलिस कह रही है, या फिर इसके पीछे कोई गंभीर साजिश जैसा उनके परिवार का कहना है। आइए जरा पूरा मामला समझते हैं। 18 सितंबर की रात लगभग 11:20 पर राजीव प्रताप को उनकी ऑल्टो कार में अकेले देखा गया था। यह उनकी आखिरी झलक थी दोस्तों, क्योंकि उसके बाद वो कभी जिंदा नहीं मिले। अगले ही दिन उनकी यही कार भागीरथी नदी के पास गंगोरी के करीब छत विक्षत हालत में मिली। गाड़ी से एक चप्पल जरूर बरामद हुई, लेकिन राजीव कहीं नजर नहीं आए। परिवार वालों की बेचैनी और बढ़ता गया। 20 सितंबर को उनके चाचा कृपाल सिंह ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई और साफ लिखा कि उन्हें अपने भतीजे के अपहरण की आशंका है। उनका कहना था कि जिस रात उन्हें देखा गया, राजीव की वहां जाने का कोई कारण ही नहीं था और यही बात उन्हें शक के घेरे में ले आती है। अब सुनिए परिवार की पीड़ा। राजीव की पत्नी मुस्कान बताती है कि 16 सितंबर को उन्होंने अपने YouTube चैनल दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर एक रिपोर्ट अपलोड की थी। इस रिपोर्ट में उत्तरकाशी जिला अस्पताल और एक स्थानीय स्कूल की बदहाल स्थिति दिखाई गई। इसके बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगी। फोन पर लोग कह रहे थे, वीडियो हटाओ वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुस्कान ने यह भी कहा कि घटना वाली रात करीब 11 बजे उनकी पति से आखिरी बात हुई थी। उसके बाद जो मैसेज उन्होंने भेजा वह कभी डिलीवर हुआ ही नहीं, यानी मोबाइल नेटवर्क अचानक बंद हो गया। यहीं से उन्हें पूरा यकीन है कि यह कोई साधारण सड़क हादसा नहीं था। परिवार का कहना है कि पत्रकार के तौर पर कई स्थानीय ताकतवर लोग राजीव से नाराज थे। छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार, स्कूलों और अस्पतालों की लापरवाही, इन सब मुद्दों पर राजीव ने सीधे सवाल उठाए और यही उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन गया। उधर पुलिस का बयान अलग है। उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने कहा है कि शुरुआती जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि कार खाई से गिरी और राजीव बहाव में फंस गए। घटना से कुछ मिनट पहले का सीसीटीवी फुटेज भी मिला, जिसमें साफ दिख रहा है कि कार में वो अकेले थे, लेकिन पुलिस ने साफ कहा है कि फिलहाल वो किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर रहे, चाहे वो दुर्घटना हो या अपराध। हर एंगल से जांच जारी है। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस गाड़ी से राजीव गायब हुए वह उनके किसी दोस्त की थी। सवाल उठता है कि अचानक देर रात वो उस दिशा में क्यों गए, जबकि उनके पास कोई स्पष्ट कारण ही नहीं था। एसडीआरएफ की टीम ने नदी और उसके आसपास लगातार तलाश की और आखिरकार 10 दिन बाद 28 सितंबर को उनका शव बरामद किया गया। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वाली संस्था कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी सीपीजे ने इस पूरी मौत पर गंभीर सवाल उठाए। उनकी मांग है कि जांच बिल्कुल स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। सीपीजे के भारतीय प्रतिनिधि कुणाल मजुमदार साफ कहते हैं कि उत्तराखंड प्रशासन को यह देखना होगा कि क्या सचमुच एक पत्रकार को उसकी रिपोर्टिंग की वजह से निशाना बनाया गया। जो लोग धमकियां देते रहे, क्या उन्हें कभी जवाबदेह ठहराया जाएगा? केवल सीपीजे ही नहीं बल्कि नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कई अन्य संगठन भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जांच तेज हो और सच सामने लाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना पर दुख जताया और जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन परिवार और पत्रकार संगठन यही कह रहे हैं कि केवल आदेश काफी नहीं, असल जांच और जवाबदेही ज्यादा जरूरी है। इससे पहले साल की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भी एक स्थानीय पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत हुई थी। उनका शव एक सेप्टिक टैंक से मिला था। उनके परिवार ने आरोप लगाया था कि उन्होंने जिस ठेकेदार के भ्रष्टाचार की खबर छापी उसी ने उनकी हत्या कराई। इन घटनाओं से साफ है कि देश के छोटे शहरों और कस्बों में काम करने वाले पत्रकार सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। दिल्ली के बड़े दफ्तरों में बैठकर रिपोर्टिंग करने से ज्यादा मुश्किल होता है गांव कस्बों में जाकर किसी स्कूल, किसी अस्पताल या
किसी ठेकेदार के खिलाफ बोलना, क्योंकि वहीं पर पत्रकार सीधे उन ताकतवर लोगों से भिड़ रहे होते हैं जिनके पास दबाव डालने और डराने का साधन ज्यादा होता है। एक बड़ी रिपोर्ट में सामने आया कि छोटे स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों की गिरफ्तारी और खतरों का खतरा कहीं ज्यादा होता है। अदालत से राहत पाना मुश्किल और अंग्रेजी मीडिया की तुलना में हिंदी और क्षेत्रीय मीडिया के पत्रकार कहीं ज्यादा उत्पीड़न झेलते हैं। और आखिर में एक बड़ा संदर्भ, पिछले 16 सालों में भारत की रैंकिंग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार गिरती गई है दोस्तों। 2009 में जहां भारत 105वें स्थान पर था, वहीं 2025 में 151वें स्थान पर आ गया। पाकिस्तान जैसे देश में पीछे है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर साफ कहता है कि भारत अब दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शामिल हो चुका है, जहां पत्रकारिता करना बेहद जोखिम भरा है। हर साल औसतन 2 से 3 पत्रकारों की हत्या हो जाती है और सैकड़ों पर झूठे मामले दर्ज होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हमने जाना कि कैसे पत्रकारों के साहस और सच्चाई की कीमत खतरनाक हो जाती है। राजीव प्रताप की मौत सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। अगर सच बोलना खतरनाक हो जाए तो समाज कैसे जागेगा। हम हमरा बिहार के नाम से प्रतिबद्ध हैं सच को सामने लाने और आपकी आवाज बनने का। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इस गंभीर मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहिए हमरा बिहार, जहां होती है हर खबर से जुड़ी सच्चाई। धन्यवाद।